बताइए, आप यहाँ पे प्रेजेंट हैं, आप इसमें लीड एक्टर हैं, उसके बारे में। मेरे लिए ओशो का लीड रोल करना बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात थी, बड़ी बात थी। अगर मैं कोई नॉर्मल मूवी करता लीड में तो मुझे इतना वो नहीं लगता, लेकिन ओशो के ऊपर मूवी बन रही थी और ये आइकॉनिक कैरेक्टर मुझे करने को मिला। मैं आई कांट एक्सप्रेस माई फीलिंग्स इन वर्ड्स। मुझे बहुत ही अच्छा लगा और करने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिखी थी जगदीश भारती जी ने। इस पे काम करने में बहुत मज़ा आया। अभी लोग देखेंगे तो उन्हें बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि हम लोगों ने ओरिजिनल लोकेशंस पे जाके इसको शूट किया है। वो इसकी यूएसपी है मूवी की। और यूएसपी ये है कि मेरे गुरु मेरे सामने खड़े हैं। ओशो के बारे में अगर आप कुछ बता सकें हमारे व्यूअर्स को, क्योंकि अभी मंत्रा से हमने ढेरों सारा नॉलेज है, आप अगर कुछ बताएं उसके बारे में। ओशो कि वो कैसे थे, दिखने में क्या थे, किस अंदाज में। ओशो मेरे ख्याल से स्पिरिचुअलिटी मेरे लिए ओशो थे। जब भी मुझे कुछ पढ़ना होता था स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड तो मैं केवल ओशो को पढ़ता हूँ, उन्हीं से रिलेट कर पाता हूँ। और मेरे ख्याल से जो हम लोगों के स्क्रिप्चर्स हैं इतने सारे, और उनको आज की जनरेशन नहीं समझ सकती, लेकिन ओशो के थ्रू अगर समझती है तो बहुत अच्छे से समझ में आता है। और मेरे ख्याल से पूरे वर्ल्ड में जितने भी रिबेल लोग हैं, इस तरीके के लोग हैं, क्रिएटिव लोग हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा ओशो पसंद है। सभी को पसंद है, सभी जानते हैं उनके बारे में, लेकिन जो रिबेल हैं और क्रिएटिव बहुत ज़्यादा है, उनको बहुत ही ज़्यादा ओशो पसंद है। और मंत्रा आपके बात में खड़े हैं, कैसा रहा एक्सपीरियंस मंत्रा जी के साथ में? मैं क्या कुछ सीखने को मिला? मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि रेबेल स्टार की फिल्म की शूटिंग जब जबलपुर में हो रही थी और मुझे बताया गया था मुझे एक मग्गा का किरदार निभाने के लिए आना है और मुझे ओशो के साथ सीन करना है, जो ओल्डर ओशो है, जो शशांक का रोल कर रहे हैं। मैंने इनकी तस्वीरें देख रखी थी केवल। मैं पहुंचा हूं और दोपहर की कड़क गर्मी है, मैं तैयार हो रहा हूं और सडनली दूर से शशांक मेरी तरफ आ रहे हैं। शशांक आ रहे थे मंत्रा से मिलने, शशांक बनकर मैं दूर से देख रहा था ओशो को मेरे पास आते हुए। और मैं आपसे ये बिल्कुल बड़ा चढ़ा के नहीं कह रहा हूं, जब ये आके सबसे पहले मुझे मिले, इनकी आंखें देख के मैं 2 सेकंड के लिए मैं यूं घबरा गया कि कहीं ये सत्य में, कहीं असली में ओशो का एक तरीके से रीइंकार्नेशन क्यों ना हो, बिकॉज ही केम एज क्लोजेस्ट टू अ यंग ओशो एंड आई थिंक इट वाज वन ऑफ द बेस्ट कास्टिंग दैट कुड हैव हैपेंड। आप कुछ कहना चाहेंगे मंत्रा जी के साथ कैसा रहा एक्सपीरियंस? आपकी आंखों की तारीफ की इन्होंने। वो अच्छा लगा मुझे, उनने तारीफ़ करी। और सर के साथ काम करना, सर बहुत हेल्पफुल थे। और मेरा तो फर्स्ट टाइम था, सर ने बहुत हेल्प की मुझे ये रोल निभाने में, और करना, सर के साथ सीन करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी और बहुत अच्छा लगा मुझे करना। हिंदुस्तान से आप क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं? आपसे भी जानना चाहूँगा पहले आप। हिंदुस्तान में इसको क्लास ऑडियंसेस देखेंगी और इसको अप्रिशिएट करेगी, और अक्रॉस द वर्ल्ड इसको पसंद किया जाएगा क्लास ऑडियंसेस के बीच, ओशो फॉलोअर्स के बीच, और जो भी मूवी को पसंद करेंगे, क्योंकि बहुत आर्ट वैल्यू है पिक्चर में और बहुत ही अच्छी लगी। जो भी देखेगा, मेरे ख्याल से, मैं फुल कॉन्फिडेंट हूँ, उसे बहुत पसंद आने वाली है पिक्चर। आप, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में तो ऐसे बाबा का नाम काफी बदनाम है, आप किस तरह से उम्मीद रखते हैं हिंदुस्तान की ऑडियंस से? बदनामों में जो सबसे बदनाम हुआ उसी का नाम हुआ और वो ओशो रजनीश कहलाए। सत्य वचन अगर किसी को आप कहें कि जिनके कारण लोगों के बीच में उथल पुथल मच जाया करती थी, वो ओशो रजनीश का नाम था। आपने सवाल पूछा कि ये फिल्म विदेशों में तो बहुत पसंद की गई। ये बड़ी अजीब सी बात है और काफ़ी आयरॉनिकल है कि जब ओशो थे तब उनको भी विदेश में ही सबसे ज़्यादा पसंद किया गया था, और ओशो ने जब हिंदुस्तान से विदेश की तरफ कदम बढ़ाए तो विदेश ने उनको गले लगाया। और ओशो तब भी कहते थे कि हिंदुस्तान में लोग पहले रोटी कपड़े के लिए परेशान हैं, उनको मैं अध्यात्म क्या सिखाऊं। वेस्ट में कम से कम उनकी ये बेसिक रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो चुकी हैं, कम से कम वो अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अंत में जब वो पलट कर वापस हिंदुस्तान आए तो उन्होंने यही कहा कि ये उनकी जन्मस्थली थी और एक खास कारण है कि हिंदुस्तान अध्यात्म को इतने प्यार से गले लगाता है। मेरे ख्याल से ओशो के या उनकी बातों के रिटर्न का टाइम आ गया है। इस वक्त आपके सामने सीनियर ओशो खड़े हैं, मैं आपको जादू दिखाता हूँ, सीनियर ओशो टू जूनियर ओशो। ओके, कम हेलो। तो ओशो, जूनियर ओशो, सीनियर ओशो, ये ओशो के उन बालावस्था की का किरदार निभाया। इनका नाम प्रिंस है। तो आप अपना नाम बताइए। मैं प्रिंस शाह हूँ। और क्या कर रहे हैं आप फिल्म में? मैं ओशो के बचपन का रोल कर रहा हूँ एक्चुअली। तो क्या करने वाले हैं आप फिल्म में? लोगों को जादू से गायब करते हैं, क्या क्या करते हैं? फिल्म में मैं अपने मतलब रजनीश ओशो जी जो बचपन में जो चीज़ें करते थे, उनके बारे में जो मेन चीज़ें की थी उन्होंने, उनके बारे में बताया है फिल्म में।
तो मैंने उनके बारे में बस किया है। और मंत्रा जी ने आपको क्या क्या सिखाया इस फिल्म से? उन्होंने मुझे मतलब एक्टिंग में बहुत हेल्प की कि और फिर जब भी हम मिले पहली बार उन्होंने मतलब 3 बाबा का रोल किया है, 3 अलग अलग चीज़ों का, तो उससे मुझे बहुत सीखने को मिला। आज का फिल्म अब रिलीज होने वाली है, तो कुछ कहना नाम हो रहा चाहेंगे प्रीमियर नीचे नहीं हो रहा। अपने व्यूअर्स को? मैं ये कहना चाहूँगा कि आप ज़रूर देखिएगा फिल्म, आपको बहुत मज़ा आएगा। मैं कहता हूँ जिस प्रकार ओशो ने अपने ही शब्दों में कहा कि उनकी जो नानी थी, जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा दारोमदार था ओशो बनने का, ओशो ने अपने लाइफ का सारा क्रेडिट नानी को दिया और उन्हीं के शब्दों में उनकी नानी दुनिया की सबसे सुंदर महिला थी। ये एक पोता शायद अपनी नानी के लिए कह रहा था, लेकिन आज वो साक्षात हमें देखने को मिल रहा है। कीर्ति जी यहाँ पर हमारे साथ हैं। कीर्ति जी ने फिल्म रेबेलियस फ्लावर में ओशो की नानी का किरदार निभाया है और बहुत ही संजीदा किरदार है। इसके बारे में कीर्ति जी। कीर्ति जी, पहले तो ढेर सारी बधाइयाँ, दुनिया की सबसे खूबसूरत नानी। उसके बाद आप अपने किरदार के बारे में। ये किरदार जब मुझे ये किरदार मिला उसके बाद मैंने थोड़ा इस पे रिसर्च करना शुरू किया। तो उनके जो कोट्स थे ओशोज़ के अपने नानी के बारे में, उसको पकड़ के हमने किरदार को, क्योंकि हमें कोई फ़ोटोज़ नहीं मिल रही थी उनकी उस वक्त की, उनके यंग एज की, क्योंकि यंग नानी, यंग विडो नानी एंड देन लिटिल ओल्डर नानी, ऐसे 3 वेरिएशंस दिखाने थे। जैसे कि उनकी बिंदी वॉज लाइक अ सन, दे यूज्ड टू से, सो बड़ी बिंदी ली गई, दैट्स व्हाट आई डिड, द होल गेटअप। And then he used to, she was the epitome of love and beauty. These are all his words which he has said for his nanny. I hope कि मैं 1% at least character के पास, then I put on little weight also for the role कि थोड़ा and when we are talking about nearly 60 years back, so in those days the nannies used to be quite young, where you are in your 30s and you are already nanny, not like nowadays, तो that was all there. एक आखिरी सवाल कि मंत्रा जी से हमने बात की कि इस फिल्म को विदेशों में काफ़ी अवार्ड भी मिले, अप्रिशिएट मिले, हिंदुस्तान से क्या एक्सपेक्ट करते हैं जिस देश में ऐसे बाबाओं का, ऐसे लोगों का नाम बहुत ही खराब? एक यहाँ पे मुझे एक शेर याद आ रहा है, बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। आप सबको पता ही होगा ये शेर। सो इट इज़ लाइक दैट इन आवर कंट्री, आयरॉनिकली, कि लोग समझते हैं कि नाम, बदनामी से भी नाम हो गया तो भी क्या फ़र्क पड़ता है, दैट काइंड ऑफ। मगर अब इनको, यानी जैसे मुझे ये रोल मिला और उसके बाद जब हमने ये इसको, तो जब ये इनको पढ़ते गए तो समझ में आया कि बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, बहुत गलत समझा गया है। एक ही शब्द को पकड़ के उनको कंट्रोवर्सीज क्रिएट की गई हैं। इट्स नॉट लाइक दैट, थोड़ा कुछ कहने से पहले किरदार या उस कैरेक्टर के बारे में जानो पहले और फिर बोलो। जो अपने यहाँ बहुत वी जनरली जस्ट यहाँ से आपने बताया, यहाँ से उसने बताया और मैंने बोल दिया, ऐसे हो जाता है। ऐसे मत करो, फर्स्ट अंडरस्टैंड द पर्सन एंड देन स्पीक अबाउट इट। कीर्ति जी, थैंक यू सो मच। जी, अब दुनिया में क्या होता है, जो लकीर से हटके फ़कीरी होती है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाती है ज़िंदगी को। यदि आप रोज़ दाल रोटी खाएँ तो ज़्यादा दिन आप प्रभु के गुण गा नहीं पाएंगे, बाद में बोर हो जाएंगे। एक किसी दिन आपको कुछ और करना पड़ेगा। तो इनकी जो पद्धति थी, इनकी जो सोच थी, इनकी जो शैली थी, वो हमें जीवन के उन जो चीज़ें हम पर्दे में करते हैं उनको ये बताते थे कि कभी कभी जो आप डर के करते हैं वो खुश होकर कर सकते हैं जीवन के वो लम्हे। बस ऐसी पद्धति से जीने वालों को
सचमुच में एक साधु, एक पक्कड़, एक बहुत बड़ा फिलोसोफर और एक दर्शन के जो ज्ञाता होते हैं, प्रज्ञा जिनकी जागी होती है, कैवल्य जिनको प्राप्त हो चुका होता है, ये कहा जाता है। तो इन ऐसे लोगों पर और ऐसे लोगों की जीवनी पर ये फिल्म पहले तो उसी को मैं हिम्मत की दाद देना चाहता हूँ, और जिसने इसमें पैसे लगाए उनको भी मैं, उनको तो और ज़्यादा दाद, खाज, खुजली सब कुछ देता हूँ। और बाकी सब है ही अच्छी बात है। अच्छे काम करने के लिए सचमुच हिम्मत के साथ कुछ और भी शायद एक्स्ट्रा मेरे दाता ने एनर्जी दी होगी लोगों को, तभी अच्छे काम हो सकते हैं, वरना तो क्लीशे काम तो हो ही रहे हैं सब। आपके दोस्त मंत्रा इस ओशो का किरदार क्या है? हाँ, नहीं, मंत्र बहुत प्यारा इंसान है। और शुरू में मंत्र होते हैं, पहले शांतता से प्रारंभ होते हैं, लेकिन धीरे 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 उनका विकराल रूप हो जाता है। और मंत्र भी ऐसा ही है। और मैं उसको रेडियो के वक़्त से, टीवी के वक़्त से, जब वो बीजे थे तब से जानता हूँ। और धीरे धीरे किस तरह से एक छोटे से अणु से और बहुत बड़ा वट वृक्ष निर्मित हुआ, ये मंत्र की परंतु कहानी है। भगत जैसा भी हो रहेगा हमेशा कैलाश के चरणों में प्रणाम। तो मंत्र के बारे में तो हम जितना, मतलब मंत्र को तो जापा जा सकता है, बस आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोलें, जितना जपें उतना ही अच्छा है, जितना कंठस्थ हो जाए उतना ही अच्छा है। जैसा नाम वैसा काम। बस, चलिए, आप तो हमसे भी ज़्यादा ज्ञाता हैं, तो हमसे काहे पूछ रहे हैं? थैंक यू सो मच। और आइए